हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके ड्यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एकदम शानदार प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है, तो सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बिना किसी देरी के दोस्तों आज के इस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन एक है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है दोस्तों उपनिषद, ऑप्शन सी है दोस्तों यजुर्वेद और ऑप्शन डी है आर्यनक। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों ऋग्वेद का पूछा गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद की बात की जाएगी तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे बड़ा वेद है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा वेद कौन सा है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। और साथ ही साथ में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 10 मंडल हैं इसमें और 1028 इसमें दोस्तों सूक्त है, ध्यान रखेंगे 1028 इसमें क्या है, सूक्त है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 इसमें क्या है, सूक्त हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ था? अगर आपसे पूछा जाएगा किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ था तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। किसमें हुआ? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है और तीसरा मंडल इसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में गायत्री मंत्र दोस्तों किसे समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। और साथ ही साथ में सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी है बहादुर सिंह, ऑप्शन सी है दोस्तों सुरजीत सिंह, ऑप्शन डी है दोस्तों प्रीतिपाल सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह की अगर बात की जाएगी तो इनका जो है जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 2021 में इनका निधन हुआ था। और मिल्खा सिंह का जन्म दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ने वाले स्थान में एक स्थान पर हुआ था। और ये दोस्तों एक फर्राटा धावक के नाम से प्रसिद्ध हैं और एक महान धावक हैं। इन्होंने दोस्तों 1960 के रोम ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था, ध्यान रखेंगे 1960 के रोम ओलंपिक में किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था। और साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 1964 में प्रतिनिधित्व किया था। टोक्यो ओलंपिक 1964 में दोस्तों इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है प्लीहा निकाल देने से होती है। तो प्लीहा निकाल देने से क्या होता है? ऑप्शन ए है एंटीबॉडी उत्पादन में कमी, ऑप्शन बी है दोस्तों आरबीसी के उत्पादन में कमी, ऑप्शन सी है दोस्तों प्लेटलेट्स के उत्पादन में कमी, ऑप्शन डी है प्लाज्मा की मात्रा में कमी। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्लीहा निकाल देने से क्या होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्लीहा निकाल देने से एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, प्लीहा निकाल देने से एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है। और प्लीहा दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्लीहा की अगर बात की जाएगी तो प्लीहा जो है ये दोस्तों पेट के बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? पेट के बाईं ओर। पेट के बाईं ओर स्थित एक अंग होता है। पेट के बाईं ओर स्थित एक अंग का नाम क्या है? प्लीहा। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और प्लीहा या दोस्तों बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? ध्यान रखेंगे बैंगनी रंग का होता है और यह दोस्तों
लगभग दोस्तों आकार में 4 इंच लंबा होता है। 4 इंच लंबा होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लीहा का कार्य दोस्तों होता है रक्त को फिल्टर करना। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे एक बार, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर छाप देंगे। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी है दोस्तों ब्रह्म समाज और ऑप्शन डी है रामकृष्ण मिशन। तो राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। क्या है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन है ब्रह्म समाज। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1828 में दोस्तों। 1828 में इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय और दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है द्वारिकानाथ टैगोर। राजा राम मोहन और द्वारिकानाथ टैगोर, इनके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बी है वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ऑप्शन सी है वह उसी स्तर पर रहता है, ऑप्शन डी है वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो दोस्तों सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जब कोई जहाज नदी के समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो दोस्तों वह थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। वह थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। इसका कारण दोस्तों क्या है, क्योंकि दोस्तों जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो दोस्तों क्या होता है, इसमें जल घनत्व तो नदी से किसका अधिक होता है, समुद्र का जल घनत्व जो है नदी के जल घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि समुद्र का जल दोस्तों खारा होता है, इसके कारण वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मुद्रा के प्रचलन से, ऑप्शन बी है आपूर्ति और मांग से, ऑप्शन सी है घाटे की अर्थव्यवस्था से या फिर ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार से। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ग्रेसम का नियम दो है किससे संबंधित है, तो ग्रेसम का नियम दोस्तों मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। दोस्तों ग्रेसम के नियम के तहत अच्छा पैसा वह धन होता है जो इसके सांकेतिक मूल्य और वस्तु मूल्य के बीच थोड़ा सा अंतर दिखाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन ए है भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऑप्शन बी है दोस्तों हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऑप्शन सी है दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ऑप्शन डी है उनमें से कोई अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे जुड़कर हमारे साथ में एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस में बेस्ट स्कोर करने के लिए प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ में दोस्तों विशेष एनालिसिस के साथ में हम आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो सभी दोस्त इसके साथ में जुड़कर अपने तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं और अपने एग्जाम में दोस्तों बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो सभी लोग हमारे साथ में शाम को 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए हैं तो वे दोस्तों क्या होगा, वे दोनों बराबर समान ही ऊंचाई पर जाएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों बराबर ऊंचाई तक ही जाएंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक किस संस्थान में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पादप एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन बी है दोस्तों राष्ट्रीय पादप रक्षा संगठन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पादप अनुसंधान आनुवांशिक संसाधन, ऑप्शन डी है केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे सभी दोस्त।
तो दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन संस्थान है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? संसाधन ब्यूरो है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ? नवीनीकृत जीन बैंक को स्थापित किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों आनुवांशिक ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो ये आनुवांशिक ब्यूरो दोस्तों पूसा नई दिल्ली में स्थित है। पूसा नई दिल्ली में यह ब्यूरो स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तंजावुर के मंदिर में किस तरह के लोक नृत्यों को प्रोत्साहित किया गया है और अपनाया गया है? तो तंजावुर के मंदिरों में किस तरह के लोक नृत्यों को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है कथकली। सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो तंजावुर के मंदिर में किस तरह के लोक नृत्यों को प्रोत्साहित किया गया है और अपनाया गया है? तो एक बार सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों तंजावुर के मंदिरों में भरतनाट्यम को प्रोत्साहित किया गया है और अपनाया गया है। तो भरतनाट्यम दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम सबसे पुराना प्राचीन नृत्य माना जाता है। ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन नृत्य किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम को माना जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। दोस्तों कुछ अन्य नृत्य हैं, इनको भी देखेंगे। तो भरतनाट्यम इसका एकदम करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कथक दोस्तों कहाँ का है? तो कथक अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक। कथकली की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, केरल का है कथकली। और दोस्तों केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है दोस्तों? एक तो है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली के। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है घट जाएगा, ऑप्शन बी है दोस्तों बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है दोस्तों शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी है दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों जब भी बर्फ पर दाब लगता है तो उस समय गलनांक की स्थिति क्या होती है? गलनांक की स्थिति दोस्तों घट जाएगी। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः दोस्तों एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्पिरिट, ऑप्शन बी है दोस्तों बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है कास्टिक सोडा। तो सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सामान्य भाषा में सामान्य बोलचाल में एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, CH3COOH। CH3COOH सिरका का सूत्र है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है कैम्बियम, ऑप्शन बी है दोस्तों फ्लोएम, ऑप्शन सी है एपिडर्मिस, ऑप्शन डी है दोस्तों जाइलम। तो पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल परिवहन दोस्तों जाइलम के माध्यम से जल परिवहन पौधों में होता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, किसी द्रव्य में पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण है? तो किसी द्रव्य में पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है अणुओं के मध्य आसंजक बल, ऑप्शन बी है अणुओं के मध्य ससंजक बल, ऑप्शन सी है अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी है अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो किसी द्रव्य में पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो किसी द्रव्य में पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो
किसी द्रव्य में दोस्तों पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। किसी द्रव्य में पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य ससंजक बल। दोस्तों ससंजक बल किसे कहते हैं? तो ससंजक बल किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण जो अणुओं के मध्य जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ससंजक बल उसे कहते हैं। और साथ ही साथ में एक पदार्थ में अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को भी ससंजक बल कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों किसे पराजित किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है महमूद गजनबी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और दोस्तों ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? इसे ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तराइन का पहला युद्ध दोस्तों 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और तराइन के पहले युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को महमूद गजनबी को किसके पराजित किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसे? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1191 ईस्वी में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, बाद लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मृदा शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भूस्खलन, ऑप्शन बी है दोस्तों मृदा प्रवाह और ऑप्शन सी है दोस्तों अपसल्कन, ऑप्शन डी है अपक्षय। तो मृदा शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मृदा के शैलखंडों को नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो मृदा शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना दोस्तों क्या कहलाती है? तो मृदा शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना भूस्खलन कहलाती है। क्या कहलाती है? भूस्खलन कहलाती है। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है दोस्तों 56वें संविधान संशोधन। तो संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी है दोस्तों बुध और शुक्र, ऑप्शन सी है शुक्र और शनि, ऑप्शन डी है मंगल और शुक्र। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो सभी दोस्त इसका एक क्रम है, इसे याद रखेंगे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। क्या है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है आंतरिक ग्रह। क्या है? ये चारों क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। अब इसको छोड़ के जो होते हैं, इसको छोड़कर जो होते हैं वो होते हैं बाह्य ग्रह। वो कौन से होते हैं? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये अन्य होते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और इन्हें किस नाम से जानते हैं? बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है रॉकीज, एंडीज, एटलस व हिमालय किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? दोस्तों रॉकीज, एंडीज और एटलस पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। रॉकीज, एंडीज और दोस्तों कौन सा? एटलस व हिमालय, ये सभी दोस्तों वलित पर्वत के उदाहरण है। वलित पर्वतों का निर्माण दोस्तों किसके कारण हुआ है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का धरातल की चट्टानों से मुड़ जाने के कारण ये लहरदार पर्वत होते हैं।
वलित पर्वत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है। तो दोस्तों भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कैसी होती है? ऑप्शन ए है ओल्ड चिक्स, ऑप्शन बी है कुर्क्स, ऑप्शन सी है अरेबिका, ऑप्शन डी है केंट्स। तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर जो कॉफी की किस्म होती है वह किस तरीके की होती है? तो अधिकतर कॉफी की जो किस्म होती है वह दोस्तों अरेबिका होती है। क्या होती है? अरेबिका होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अरेबिका दोस्तों कॉफी की सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाता है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन के राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और दोस्तों केरल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार कैसा होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है दोस्तों राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी है नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी है आर्थिक अधिकार और ऑप्शन डी है दोस्तों कानूनी अधिकार। तो मत देने का अधिकार किस तरीके का अधिकार होता है? दोस्तों मत देने का अधिकार एक तरीके का राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राजनीतिक अधिकार में मत देने के अधिकार को शामिल किया गया है? तो इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो ये आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 325। कौन सा है? आर्टिकल 325 है और इसमें आर्टिकल 326 भी शामिल है। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा लिंग के भेद के कारण किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए वीकेडीयू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।